भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन फरीदाबाद के सूरज कुंड में संपन्न हुआ। इस महाधिवेशन में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को केंद्रित करते हुए कई अहम फैसले लिए, जिसमें सबसे प्रमुख नितिन गडकरी को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष तय करना रहा। नितिन गडकरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यूपीए सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साइलेंट मोड पर चले गए हैं। आकाश से लेकर पाताल तक कोई ऐसा स्थान नहीं जहां यूपीए ने घोटाला न किया। 1947 से लेकर अब तक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का इतिहास रच दिया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जब इस प्रकार की बातें भ्रष्टाचार की बाहर आने लगी तो कांग्रेस के सांसदों ने संसदीय समिति का कामकाज नहीं होने दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसी प्रकार से व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा। परसों हमारे फाइनेंस कमेटी में जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा जी थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रविशंकर प्रसाद थे, वहां के अध्यक्ष जी ने रविशंकर प्रसाद जी को धमकाया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनको कहा, जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको कहा कि आप याद रखिए एक भी सवाल आप पूछ नहीं सकते। इस प्रकार की धमकी जेपीसी में वहां के अध्यक्ष जी ने हमारे रविशंकर प्रसाद जी को दी। यशवंत सिन्हा जी जैसे सीनियर व्यक्ति को जब वो कहने लगे कि जिन नेताओं के नाम भ्रष्टाचार के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को बुलाना चाहिए, तो जेपीसी में कहा आप बिल्कुल बात मत करो, कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता। ये क्या चल रहा है? संसदीय लोकतंत्र का इतिहास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा मौन रहना ही सबके लिए हितकारी है। वो साइलेंट मोड पर है। मैं समझना चाहता हूं कि ये साइलेंट मोड में मनमोहन जी की क्या मजबूरी है, वो मौन मोहन क्यों बने हैं, क्या कारण है? कल अडवाणी जी ने जिस बात का उल्लेख किया था कि मुंबई मिरर में जिस बात का उल्लेख करके प्रधानमंत्री के नाम पर जो न्यूज छपी है कि ये कोल ब्लॉक का आवंटन किसके इशारे पर किया गया, किसने इसके लिए आदेश दिए थे, किसकी सलाह से दिए थे, जिसका उल्लेख हुआ है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया जी ने इसका जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिए। यूपीए ने भ्रष्टाचार में तो कमाल कर दिया। 1947 के बाद देश का अगर भ्रष्टाचार का इतिहास लिखा जाएगा तो एक बात निश्चित तय है कि देश के 65 साल के इतिहास में भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो यूपीए सरकार ने किया है। ऐसा भ्रष्टाचार का ये इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी ओपिनियन आया है उसमें यह कहा गया है कि नीति बनाने का काम सरकार का है। स्वाभाविक रूप से ये कानूनी विषय बहुत स्पष्ट है कि कोई भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार नीति बना सकती है, नीति बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर नेचुरल रिसोर्सेज में ऑक्शन करना आवश्यक नहीं है। इस पर हम व्यापक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद करेंगे। लेकिन एक बात हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहेंगे कि कोयला खदानों के आवंटन में भारत सरकार ने स्वयं फैसला किया था कि हम कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पर इसको अब आवंटित करेंगे, नीलामी के आधार पर आवंटित करेंगे। और यही प्रदेश सरकारों से भी पूछा गया था 2005 में। और इस पूरी नीति को 8 साल तक जानबूझकर देर की गई। और जो लोग कांग्रेस पार्टी के नज़दीक थे, मंत्रियों के नज़दीक थे, या जिनके ऊपर कांग्रेस के लोगों का आशीर्वाद था, उनको हड़बड़ी में 70 कंपनियों को 70 ब्लॉक 145 कंपनियों को दिए गए, जिनमें किसी ने भी अभी तक उत्पादन नहीं शुरू किया था। अतः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुए घोटालों के लिए एक जस्टिफिकेशन मांगना या मांगने उसको इस तरह से बताने की कोशिश करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर किसी कोल ब्लॉक के आवंटन में सरकार ने ये फैसला किया कि हम उसको नीलामी के आधार पर देंगे,
और सरकार अपने फैसले को 8 साल तक जानबूझकर देर करती है और इस बीच में अपने चुने हुए लोग जिनको वो प्रोत्साहित करती है या जो लोग उनके कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरी के साथ नज़दीक हैं, ये स्पष्ट भ्रष्टाचार का मामला बनता है। इसलिए कोयला खदानों के आवंटन में जो कांग्रेस पार्टी ने भारी भ्रष्टाचार किया है वो बिल्कुल अलग विषय है। जहां तक बड़ा विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीतियां सरकार बनाती है, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अगर नीतियां बनाने में और नीतियों को लागू करने में भ्रष्टाचार होता है तो सरकार उसके लिए पूरी दायित्व। ब्यूरो रिपोर्ट, संचार टाइम्स, सूरजकुंड, हरियाणा।